नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आज के इस वन शॉट लेक्चर में जहां हम डिकोड करने वाले हैं आधुनिक भारत का मास्टर प्लान। सोचिए 1947 आज़ादी मिल गई, चारों तरफ जश्न का माहौल है। पर इसके बाद क्या? एक टूटा फूटा गरीबी से जूझता देश। इसे एक नया मजबूत राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा? यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब ढूंढना था। तो चलिए आज हम आज़ाद भारत को बनाने वाले उसी मास्टर प्लान को समझते हैं। और इस ग्रैंड प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट थे कौन? बिल्कुल सही, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज हम उन्हें सिर्फ एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक विजनरी आर्किटेक्ट की नज़र से देखेंगे। नेहरू का विजन ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। वो एक ऐसा आधुनिक भारत बनाना चाहते थे जिसकी नींव वैज्ञानिक सोच और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर रखी हो। जैसा कि वो कहते थे, भविष्य विज्ञान का है और उन्हीं का है जो इससे दोस्ती करते हैं। सर, एक डाउट है, नेहरू तो एक पॉलिटिशियन थे, उनके पास इतना गहरा इंटेलेक्चुअल विजन कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेहरू सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक स्कॉलर थे, एक लेखक थे। और सोचिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उन्होंने कहाँ लिखी? आराम से अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि जेल में। इससे उनकी सोच की गहराई का पता चलता है। तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए नेहरू ने क्या किया? उन्होंने बनाए नए संस्थान, और इन्हें पता है क्या नाम दिया? आधुनिक भारत के मंदिर। एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है ना? तो चलिए देखते हैं पहला मंदिर। नेहरू के विजन का पहला स्तंभ यानी कि पिलर 1 था टेक्नोलॉजी। विजन ये था कि हमें वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स बाहर से इंपोर्ट ना करने पड़े, हम उन्हें खुद यहीं तैयार करेंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हम सबके प्रिय IITs का। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। 1950 में पहला IIT उस जगह पर बनाया गया जो कभी अंग्रेजों का हिडली डिटेंशन कैंप हुआ करता था। ये एक जबरदस्त प्रतीक था। मतलब जहां कल तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था, आजाद भारत वहां अपने भविष्य के इंजीनियर्स को तैयार कर रहा था। व्हाट अ स्टेटमेंट! अब IITs इतने सफल क्यों हुए? इसके पीछे कुछ खास बातें थीं। पहली, इन्हें इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। दूसरी और सबसे जरूरी, इन्हें पूरी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी गई। मतलब कोई सरकारी बाबूगिरी नहीं, कोई लेड टेप नहीं, सीधा काम। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत के लिए एक आत्मनिर्भर टेक्निकल वर्कफोर्स तैयार करना। सर, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर एक देश सिर्फ इंजीनियर से तो नहीं चलता। देश की हेल्थ के लिए क्या प्लान था? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही। एक स्वस्थ राष्ट्र ही तो तरक्की कर सकता है। और यही आते हैं हम अपने दूसरे स्तंभ पर, और एक ऐसी लीडर की कहानी पर जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। स्क्रीन पर देखिए इनकी यात्रा। यह है राजकुमारी अमृत कौर, कपूरथला के शाही परिवार में जन्मी एक राजकुमारी। लेकिन उन्होंने राजमहल का आराम छोड़कर गांधी जी के साथ दांडी मार्च किया, देश की आज़ादी के लिए लड़ी और आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी, बल्कि कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला। और उनका काम कमाल का था। उन्होंने सिर्फ एम्स की नींव ही नहीं रखी, बल्कि उसके लिए दुनिया भर से फंडिंग भी जुटाई। वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली एशियन महिला थीं। मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ देश में जंग छेड़ दी। और ये देखिए, अपना पुश्तैनी घर शिमला में एम्स की नर्सों को दान कर दिया। सही मायनों में वो आधुनिक भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की को-आर्किटेक्ट थीं। तो टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ हो गया, पर सच्ची आत्मनिर्भरता यानी ट्रू सेल्फ रिलायंस के लिए एक और चीज़ ज़रूरी थी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज पर मास्टरी। और यहाँ आता है नेहरू के मास्टर प्लान का तीसरा और सबसे अहम स्तंभ। जरा इसकी दूरदर्शिता देखिए। आज़ादी से भी पहले 1946 में महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की लीडरशिप में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बना दी गई थी। मकसद एटॉमिक एनर्जी को शांतिपूर्ण विकास यानी देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। और इसी नींव पर आगे चलकर बना बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सर, ये सब तो स्टेट लेड डेवलपमेंट है, मतलब सब कुछ सरकार कर रही है। क्या उस वक्त भारत के लिए कोई और मॉडल, कोई दूसरा आइडिया नहीं था? क्या बात है, बहुत जरूरी सवाल पूछा है। हाँ, बिल्कुल था। एक बहुत अहम विकल्प था। चलिए आखिरी सेक्शन में इसी को समझते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, उस वक्त भारत के सामने दो मुख्य विजन थे। एक तरफ था नेहरूवियन मॉडल, जिसका फोकस था सरकार के नेतृत्व में भारी औद्योगिकरण पर, बड़े बड़े बांध, फैक्ट्रीज, IITs, एम्स। दूसरी तरफ था गांधीयन मॉडल, जो कहता था कि असली भारत गांव में बसता है,
इसका फोकस था डिसेंट्रलाइज्ड ग्रामीण विकास, स्वदेशी और छोटे उद्योगों पर। आखिरकार चुना गया नेहरूवियन मॉडल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी मॉडल ने भारत के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल बेस की नींव रखी। हमारी आज की तरक्की की बुनियाद कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई। लेकिन इससे आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये 75 साल पुराना मॉडल 21वीं सदी के नए भारत के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या ये आधुनिक भारत के मंदिर आज भी हमारी हर समस्या का समाधान है? सोचने वाली बात है ना? इस पर जरूर सोचिएगा, और अगर आपको आज का ये वन शॉट लेक्चर पसंद आया तो आप जानते हैं क्या करना है। फटाफट से इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे ऐसे ही डीप डाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।